नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं एलडीसी वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, जिनका चयन हाल ही में जारी 603 प्लस 689 अभ्यर्थियों की सूची के माध्यम से शिक्षा विभाग में हुआ था। और शिक्षा विभाग में चयन के पश्चात 603 अभ्यर्थियों वाली सूची में जिन 150 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, उनके लिए कल देर रात डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की सूची जारी हो चुकी है। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की सूची जारी होने के पश्चात उनके लिए आगे जो प्रक्रिया होने वाली है, उसमें उन्हें क्या क्या करना है। और उनके अलावा जिन 358 अभ्यर्थियों के लिए आज डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करने का जो लिंक ओपन हुआ है, उस डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करने के लिंक ओपन होने के साथ साथ कई सारे अभ्यर्थियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उन डाउट्स को भी मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, ताकि यहाँ पर जो डाउट्स आपके मन में हैं, जो समस्याएं आपको आ रही हैं, उन सभी समस्याओं का हल आपको मिल सके। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि जिन 358 अभ्यर्थियों का चयन वेटिंग लिस्ट में शिक्षा विभाग में हुआ था, उनके लिए आज डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करने का जो लिंक ओपन हुआ है, उस लिंक के माध्यम से कई सारे अभ्यर्थियों को सबसे पहले तो ये डाउट आ रहा है कि कई सारे अभ्यर्थी जिनके पुराने मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं, तो उन पुराने मोबाइल नंबर के स्थान पर नए मोबाइल नंबर उनको ऐड करवाने पड़ेंगे, तब जाके उनके OTP आएंगे। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर मैंने आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड की है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। इस ईमेल आईडी पर आपकी जो पुरानी ईमेल आईडी है, अगर वो बंद हो चुकी है, आपका जो पुराना मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, तो उन्हें अपडेट कराने के संबंध में आप इस मेल आईडी पर मेल करें, ताकि आपकी समस्या हल हो पाए और आपकी जो समस्या आ रही है OTP नहीं आने की, वो समस्या आप दूर कर सकें। इसके बाद में अगली जो समस्या हैं, जो डाउट्स हैं, उन डाउट्स के बारे में आप यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 के बारे में लिखा है, फिल अदर डिटेल्स अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशंस, फाइल साइज शुड बी विद इन 30 KB टू 200 KB। ये तो आपके लिए ध्यान रखने योग्य बात है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, इन पॉइंट्स के बारे में आपको ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं। क्या अभ्यर्थी का पति या पत्नी इस भर्ती में चयनित हैं? अगर हैं तो येस अथवा नहीं। उसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, पति पत्नी प्रकरण दोनों में से कोई भी एक राज्य सेवा में पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी एस अथवा नो। उसके बाद में यहाँ पर 3 पॉइंट जो एक साथ रीड कर रहा हूँ मैं। क्या अभ्यर्थी के माता पिता पति पत्नी दोनों में से कोई एक असाध्य रोग से ग्रसित हैं? असाध्य रोग से ग्रसित अभ्यर्थी का संबंध और असाध्य रोग का नाम जिससे ग्रसित है, इनके लिए आपको इन पॉइंट्स पर टिक मार्क करना होगा। और जिस भी रोग से ग्रसित हैं, उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा, ताकि आपको जिला आवंटन में होम डिस्ट्रिक्ट की प्राथमिकता दी जाए। ये तो रही आपकी एक समस्या। अब अगली जो समस्या है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि यहाँ पर जिस बॉक्स को चेक मार्क करना है, यहाँ पर 6 बॉक्स दे रखे हैं और 6 पॉइंट दे रखे हैं। तो इन 6 पॉइंट्स में से जिस भी पॉइंट पर आपको टिक करना है, उसको टिक करने के पश्चात उसके सामने के कॉलम में जहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट, इस कॉलम में अगर आप एक बार सेलेक्ट करके देखिए, सेलेक्ट करने के बाद में यदि डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपका है वो आप सबमिट करा दें। वैसे यहाँ पर केवल 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, एक तो जो महिलाएं तलाकशुदा हैं या परित्यक्ता हैं, उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू अटैचमेंट, मतलब कि केवल और केवल इन्हें डॉक्यूमेंट लगाना है। और इनके अलावा
शहीद परिवार से आश्रित अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच करना है। बाकी अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है, केवल यहाँ पर दिए गए चेक बॉक्स पर चेक मार्क करना है। फिर भी यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्लिक करके कि यहाँ पर ऐसा कुछ मांगा गया है तो आप अपलोड कर दीजिएगा, और नहीं मांगा गया है तो कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये आपके डाउट्स मैंने यहाँ क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद में आपको सबमिट का बटन दबाना है, जहाँ से सबमिट करने के बाद में आपकी चॉइस सेव हो जाएगी। और इससे पहले आपको सबमिट जो लिंक आप ओपन करोगे, ओपन करते ही आपको OTP आएगा, और अंत में सेव करने के बाद भी आपको OTP आएगा। तो यहाँ पर OTP आने के बाद ही आप अपनी चॉइस को सेव कर पाएंगे। और यदि आपकी कोई समस्या है उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, यदि आपकी कोई समस्या है रिगार्डिंग OTP मोबाइल नंबर, देन प्लीज़ मेल योर ID प्रूफ, अर्थात आपका आधार कार्ड विद योर डिटेल्स, जो आपकी डिटेल्स हैं, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और जो चीज़ आपको अपडेट करनी है मोबाइल या ईमेल ID, वो आपको इस पर मेल करनी है। ये आपको मैं यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर चुका हूँ कि आपको समस्या का सामना करना पड़े तो आप यहाँ पर संपर्क करें। अब रही बात आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको पहले भी जानकारी प्रोवाइड कर चुका हूँ कि आप डॉक्यूमेंट को लेकर समस्या नहीं लें, चिंता न करें, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है उनको मैं पहले ही बता चुका था कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दें, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दें, अगर नहीं किया था तो अब कर दें। उसके अलावा जिन सभी अभ्यर्थियों के लिए आज डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करने का जो लिंक ओपन हुआ है, उन 358 अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दें, ताकि 7 से 10 दिन में बनकर आ जाएगा और ये आराम से वैलिड रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब रही बात अन्य डॉक्यूमेंट्स की, तो अन्य डॉक्यूमेंट्स में आप ये सूची है, 2 डिपार्टमेंट से मैंने सूचियाँ कलेक्ट की है। शिक्षा विभाग की सूची नहीं है। शिक्षा विभाग के लिए मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आपका जो काउंसलिंग ऑर्डर है वो काउंसलिंग ऑर्डर आने तक इंतज़ार करें, क्योंकि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अगर आप काउंसलिंग ऑर्डर आने के बाद बनाए तो अच्छा रहेगा। बाकी फिर भी यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग डिपार्टमेंट से सूचियाँ कलेक्ट की हैं। इसमें 10वीं की मार्कशीट है, अंक प्रमाण पत्र हैं, 12वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र, स्नातक मार्कशीट, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, RSCIT प्रमाण पत्र, जाति मूल निवासी, विवाह प्रमाण पत्र, ये सब आपके पास मूल कॉपियाँ हैं। इन मूल कॉपियों के अलावा जो नई चीज़ें आपको बनानी है, चिकित्सा प्रमाण पत्र, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर देना होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर देना होता है, तो इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग के बाद जब आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होगा, तो ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होते ही आप उस दिन ही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन जो कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद में 2 राजपत्रित अधिकारियों के CC जो कि आप ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होने के बाद भी, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग के समय जमा करना है, और काउंसलिंग ऑर्डर जारी होने के बाद भी, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम भी आपको 2 CC चाहिए होंगे। तो काउंसलिंग के टाइम आप काउंसलिंग ऑर्डर जारी होने के साथ साथ ही 2 CC तैयार करवा लें। उसके बाद में आपका अंतिम शिक्षा का CC, और ये फिक्स पेपर भुगतान स्वीकृति, अर्थात फिक्स पेपर आपको ज्वाइनिंग करने का सहमति पत्र देना है। तो एक आप सामान्य एप्लीकेशन के माध्यम से भी दे सकते हैं, और ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर देना है। इन फालतू चीज़ों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है पॉइंट नंबर 16, तो ये पॉइंट नंबर 16 दे रखा है यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म। ये भी आपको फ़िलहाल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके काउंसलिंग ऑर्डर के साथ साथ ये फॉर्म आता है अटेस्टेशन फॉर्म, तो आप भर लेना, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में विवाह प्रमाण पत्र के संबंध में अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो विवाह प्रमाण पत्र के स्थान पर शपथ पत्र, दहेज शपथ पत्र, चाहे अभ्यर्थी विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, सबके लिए ये प्रपत्र
शपथ पत्र बनवाने होंगे। अब इनके लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका जो काउंसलिंग ऑर्डर आएगा, उस काउंसलिंग ऑर्डर में यदि आपके डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से अगर कोई फॉर्म में आते हैं तो उन फॉर्मों को सीधा ही आप प्रिंट आउट निकलवा लें, और यदि 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लगाने को बोला गया है तो सीधे प्रिंट आउट निकाल कर अपने हाथ से स्वयं भरकर उसको 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लगाकर नोटरी करवा लें, और नोटरी करवाने के साथ ही आपका जो शपथ पत्र है वो तैयार हो जाएगा। कोई अलग से टाइप करवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि अगर 50 रुपये का स्टाम्प पेपर मांगा जाता है तो सभी पॉइंट को एक ही शपथ पत्र में शामिल करके 50 रुपये का स्टाम्प पेपर टाइप करवा लेना और उसी को जमा करा देना। और इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी आपसे प्रमाण पत्र न मांगकर शपथ पत्र मांगे जाने की संभावना है। तो शपथ पत्र आप तब बनवाना जब आपका काउंसलिंग ऑर्डर जारी हो, उससे पहले आपको शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल आज या कल में पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर समस्त प्रकार के जो शपथ पत्र हैं, यहाँ पर दहेज संबंधी, संतान संबंधी, धूम्रपान संबंधी और अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल जो अभ्यर्थी रोजगार में हैं उनको ही देना है, और जो अभ्यर्थी शिक्षा विभाग में हैं वो एनओसी के लिए अप्लाई कर दे, ताकि 15 से 20 दिन में उनको एनओसी मिल जाएगी, ताकि समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और अभ्यर्थी द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जानकारियाँ दी गई हैं, वो सत्य हैं, सत्यापित हैं। इस प्रकार का शपथ पत्र भी आपको अलग से नहीं बनवाना है। 50 रुपये का स्टाम्प पेपर अगर मांगा जाता है तो उसी में सारे पॉइंट आपको मेंशन कर देने हैं। इन बातों का आपको अवश्य रूप से ध्यान रखना है। यहाँ अलग डिपार्टमेंट से अलग चीज़ दे रखी हैं। यहाँ पर देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र, DOB डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट, और उसके बाद में पूर्वाचरण प्रमाण पत्र अर्थात पुलिस वेरिफिकेशन, इसके लिए भी आपको मैं स्पष्ट बता चुका हूँ क्या करना है। और राजस्थान सेवा नियमों के अधीन आपको प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो कल जो कृषि आयुक्तालय से काउंसलिंग ऑर्डर जारी हुआ था, उन्होंने शपथ पत्र अर्थात मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भी एक परफॉर्मा जारी किया है, वो भर के उन्हें उस पर साइन करवाने हैं। बाकी समस्त डॉक्यूमेंट आपको मैं बता चुका हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। इन सभी के बारे में आप चिंतित ना हो। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। जो जानकारी मैंने प्रोवाइड किया आपको, वो समस्त जानकारी एकदम ऑथेंटिक है। कई सारे अभ्यर्थी ज्वाइनिंग ले चुके हैं। बस इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पर दे रखे हैं, और ये पॉइंट केवल और केवल उनके लिए हैं जो अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक हैं। भूतपूर्व सैनिक वाले अभ्यर्थियों के लिए ही इन पॉइंट्स का महत्व है। विधवा कोटे से चयनित महिला को अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह नहीं करने का स्वघोषणा पत्र शामिल कर लगाना होगा या शपथ पत्र लगाना होगा। ये आपके लिए आवश्यक रूप से लगाने अनिवार्य हैं जो महिलाएं विधवा कोटे से चयनित हुई है। उनके अलावा परित्यक्ता महिला कोटे से चयनित महिला अभ्यर्थियों के लिए भी सक्षम न्यायालय से सत्यापित प्रति आपको लगानी होगी, और निःशक्त जन कोटे से चयनित अभ्यर्थियों को भी निःशक्तता प्रमाण पत्र लगाना होगा, जिसमें 40% से अधिक आपके निःशक्तता बताए गए हो। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए समस्त डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो डाउट मैं आपका कमेंट के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। और एक और डाउट कई सारे अभ्यर्थियों के मन में है कि जो महिला अभ्यर्थी हैं जिनका विवाह हो चुका है और विवाह हुआ है पेपर होने के पश्चात, जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे उनका जो एड्रेस है वो अलग था, विवाह होने के बाद उनका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो अलग हैं। तो वो चाहे तो दोनों जगह के एड्रेस को एक साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन में मेंशन कर दे, ताकि किसी भी एक जगह से उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी।
किसी भी एक जिले से और एक स्थान से, एक मूल निवास से आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन बनवा सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह से बात एक ही है। आपको एक जगह के डॉक्यूमेंट लगाने हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र आप चाहे तो आपका जो पीयर पक्ष है वहाँ का लगाएं या ससुर पक्ष है वहाँ का लगाएं, और आप चाहे तो दोनों पक्ष के दोनों टाइम के अलग अलग जो मूल निवास प्रमाण पत्र हैं दोनों लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी प्रकार की समस्या अगर आपको आए तो आप मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको कमेंट करने पर प्रोवाइड कर देता हूं, तो आप उससे संपर्क कर लें, या मेरी जो पर्सनल टेलीग्राम आईडी है वहां संपर्क कर लें। और आपको समस्त प्रकार की जानकारी मैं टाइम टाइम पर प्रोवाइड करता रहता हूं, तो आपको समस्या ना आए इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने साथियों को शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।